हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं। यहां पर दिया है क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर, पोम नंबर 5 एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आज हम एक न्यू पोम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट डिले चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है अबाउट द पोएट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम पोम का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वहां पर क्या देखा जाता है, वहां पर यह देखा जाता है कि कौन है पोएट, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जब भी हम पोम को पढ़ें तो एक जानकारी जब हमारे पास पोएट की होती है तो थोड़ी बहुत चीजें जो हैं जिसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो वहां पर कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। विलियम बटलर यीट्स। अब यहां पर जैसे कि आप लोग पिक देख पा रहे होंगे, ये हमारे W.B. यीट्स हैं और आज हम इन्हीं की ही बात करेंगे। 1865 को इनका जन्म हुआ और 1939 को इनकी मृत्यु हुई। आयरिश पोएट। अब ये कौन है? यह एक आयरिश पोएट है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि यदि आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो MCQs आपसे नहीं बन पाएंगे। एंड ड्रामेटिस्ट। अब वो क्या है? एक ड्रामेटिस्ट है जो प्ले वगैरह लिखा करते हैं। was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923। उनको 1923 में लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया गया। He worked incessantly, लगातार, इसका मतलब होता है लगातार, for Irish independence and for an Irish literature separate from British literature। अब देखिए, हर एक व्यक्ति अपना कोई ना कोई योगदान जो है अपनी फील्ड में देने का पूरा प्रयास करता है। उसी ही तरह यहां पर हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोएट है, सॉरी, वो क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस फील्ड में काम किया लगातार। किसके लिए? आयरिश इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस युग में ये सब कुछ हो रहा है, खास के अगर हम बात करते हैं 1939 की या उसके पहले की, तो ब्रिटिशर्स ने सब जगह कब्जा बना के रखा था। ठीक है, और क्या करते हैं वो? आयरिश लिटरेचर को ब्रिटिश लिटरेचर से अलग करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो उन्होंने किया। को फाउंडर ऑफ द आयरिश नेशनल थिएटर। अगली बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमको ध्यान में रखनी है, वो यह है कि वह कौन है? वे को फाउंडर हैं किसके? आयरिश नेशनल थिएटर कंपनी के। इसको भी आप लोग नोट्स कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द आयरिश थियोरिटिकल cultural and literary revival with his play The Countess Kathleen and the collection of stories The Celtic Twilight। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है। क्या होता है, कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो अत्यंत माइलस्टोन कहलाए जाते हैं, ऐसे काम जिनका कोई तोड़ ना हो, जिसके कारण आदमी की पहचान हो जाए। तो वही चीज यहां पर देख पा रहे हैं। जो द काउंटेस कैथलीन है और द केल्टिक ट्वाइलाइट है, ये दो फेमस वर्क है, उनकी प्ले है और एक स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल रिवाइवल, लिटरेरी रिवाइवल, थिएटिकल रिवाइवल में इनका बहुत बड़ा योगदान है। Inspired by the heroes, the romance and the magic of these legends, he often scattered parts of many legends into single poem। Dear students, जब कभी भी आप इनकी पोम्स को पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ में वो आएगी वह यह है कि पोम पढ़ते समय कहीं ना कहीं हीरोज, कहीं ना कहीं रोमांस, कहीं ना कहीं मैजिक, ऑकल्ट, इन सब चीजों को आप देख पाओगे। तो क्या करते हैं वो? हर एक चीज जो बिखरी हुई है उनको क्या करते हैं? लीजेंड्स के तौर पर उनको पोम में डालते हैं। द इलॉबरेट स्टाइल ऑफ हिज अर्लियर वर्क वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री रेफेलाइट्स, है ना। अब यहां पर देखिए, जो प्री रेफेलाइट्स हैं, है ना, उनसे बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। While his later work used a sparser, more lyrical style and was influenced by symbolism, mysticism and the occult। अब देखिए, जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है तो परिवर्तन आते आते हम देख पाते हैं कि उनका जो वर्क है इस ग्रुप के थ्रू तो पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस था ही, लेकिन सिंबोलिज्म, मिस्टिसिज्म और ऑकल्ट ये भी देखने को मिलता है।
जैसे कि पूर्व की कविताओं में ऑलरेडी हमने ये कवर किया है। सिंबोलिज्म तो आपको पता होगा, चिन्ह वगैरह। मिस्टिसिज्म क्या होता है? मिस्टिसिज्म का मतलब यहां पर यह है जहां हम अपनी आत्मा परम ब्रह्म की आत्मा से एक करते हैं, यानी एकीकृत होने की भावना आती है। एंड द ऑकल्ट, है ना, ऑकल्ट की बात तो आपको पता होगी। ऑकल्ट क्या होता है? जादू टोना, है ना। हिज बेस्ट नोन कलेक्शन फ्रॉम दिस पीरियड आर द टार 1928, द विंडिंग स्टेयर। अब देखिए उनके अलग फेमस वर्क्स भी हैं जो कि यहां पर मेंशन किए गए हैं। आप लोग काइंडली अपनी नोट्स कॉपी में इनको मेंशन करके रखें, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पोम द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर which is a revised version of Yeats's earlier poem The Old Pensioner। क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह जो पोम है कहीं ना कहीं क्या है, एक रिवाइज्ड वर्जन है किसका? यीट्स की अर्लियर पोम का, द ओल्ड पेंशनर, जिसको पब्लिश किया गया था 1980 में, है ना, और 1939 में ये पोम आई। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अंतर है, कहीं ना कहीं उसको रिवाइज किया गया है। तो अभी हम इस पोम को पढ़ रहे हैं जो 1939 में पब्लिश की गई। चलिए एक थोड़ी सी जानकारी जो है इस पोम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए इंट्रोडक्शन। द पोम द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर which is a revised version of Yeats's earlier poem, the old pensioner poem presents the poet's reminiscences of his young life, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? यादें, उनकी जो पुरानी यादें हैं जब वो जवान थे ना। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अपनी जवानी को ही याद करता है। तो यहाँ बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जवानी के बारे में बताया है, और बताया है कि जो लोग जवानी में किसी किसी गलती करते हैं बाद में उनको कितने हर्जाने भुगतने पड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग, टॉकिंग और राइटिंग अबाउट इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस रिमेंबर्ड फ्रॉम द पास्ट, है ना। जो पास्ट है वहां से को याद करना, समझना, उसको बात करना, तो ये चीजें यहां पर आती हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस पोम का एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन क्यों है इंपॉर्टेंट? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब कभी भी आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वहां हो सकता है कि कुछ 4 लाइनें दे दें और उसमें से क्वेश्चन आंसर बना दिया जाए। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पूरी पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ एनालिसिस भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑल्दो, अब यहां पर क्या दिया है, चलिए although I shelter from the rain under a broken tree, my chair was nearest to the fire in every company that talked of love of politics ere times transfigured me। इसको हम बोलेंगे, time transfigured me। अब देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो स्पीकर है हमारे, वो क्या कर रहे हैं? वो बैठे हुए हैं एक टूटे पेड़ के नीचे अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, है ना, शेल्टर देने के लिए। और उनकी जो चेयर है वो कहां पर है? फायर के पास में है। ठीक है, और जब कभी वो कंपनी में काम किया करते थे तो वो लव पॉलिटिक्स की बात किया करते थे अपने दोस्तों के साथ। और टाइम ट्रांसफिगर्ड मी, और अचानक से उनको भाव आता है कि समय ने तो क्या करा, मेरे को बदल डाला। क्या यादें थी, है ना। यहां जो पार्ट है, यहां यादों की बात हो रही है। क्या यादें थी जहां फायर जलती थी, चेयर के पास बैठा हुआ हूं, है ना, और कंपनी है, कंपनी के लोगों के साथ बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स और लव, अब यहां पर देखिए लव और पॉलिटिक्स को यूज किया, यानी प्यार, है ना। अब जवानी लोग जो होते हैं, जवान महिला पुरुष, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लव अफेयर्स को लेके बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा उससे ट्यून रहते हैं, है ना। पॉलिटिक्स हिसाब से भी जानते हैं क्या नहीं, क्या सही, क्या गलत, उसको निकालो, उसको फेंको। तो ये सब बातें जो होती थी उस समय होती थी। और अब बुढ़ापे में तो कहाँ क्या होगा, है ना, कहाँ कोई स्वर्गवास हो गया किसी का, तो कोई कहीं की हड्डी टूट गई, तो कोई लेटा हुआ है, बीमार है। तो बुढ़ापा तो ऐसा ही होता है। और वो बोलते हैं अर टाइम्स ट्रांसफिगर्ड मी, और बिफोर ना, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन बिफोर, अब अर का मतलब कंजक्शन लेटर, इसका मतलब बिफोर होता है। टाइम ने क्या करा, मेरे को बदल डाला। Though lads are making pikes again for some conspiracy and crazy rascal rage their fill at human training,
अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे और वह ये है कि ओवरऑल यहां पर जो पाइक्स है, लैड्स है, कंस्पिरेसी है ना, रास्कल्स है, ट्रायनी है, यह वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको क्या करेंगे, अजीब से लगेंगे, है ना। क्यों ऐसा अचानक से याद करते करते, है ना, समय को थोड़ा थोड़ा दोष देते देते वो आगे आ गए। अब यहां वो कहते हैं दो लैड्स, अब लैड्स का मतलब क्या होता है, जवान लड़के, है ना, आर मेकिंग बाइक्स अगेन, वो क्या कर रहे हैं, नुकीली नुकीली धातुओं का यूज कर रहे हैं, ब्लेड बना रहे हैं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से जुड़ा हुआ होगा, है ना। यहाँ पोएट कोई चीज को जोड़ रहे होंगे, हो सकता है कोई इशू हो या पॉलिटिकल इशू हो या कुछ भी हो, तो ये पाइक्स का अपना खुद का एक रिगार्डिंग मीनिंग निकल कर आता है ना। फॉर सम कंस्पिरेसी, किसी कारणवश, किसी चीज के लिए या किसी षड्यंत्र के लिए वह ये कार्य कर रहे हैं। एंड क्रेजी रास्कल्स रेज देयर फिल एट ह्यूमन ट्रायनी, और जो लोग मूर्ख हैं ना, रास्कल्स आप उनको इस तरह देख सकते हो, बहुत नेगेटिव वर्ड है तो हम इसको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं लेंगे, इसको रॉग भी बोल सकते हो, नाउन है ये। तो वो बोलते हैं जो मैड ना, पागल रास्कल्स हैं, वो भरे हुए हैं, है ना, फिल रेज देयर फिल एट ह्यूमन ट्रायनी, कहीं ना कहीं भरे हैं वो किससे, ट्रायनी से। ट्रायनी क्या होता है, देखिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना कि किसी को मुसीबत आ जाती है या कहीं पे कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वे लोग क्या हैं, उन लोगों के ना माइंड में चीजें हैं कि हम उनसे निपटारा करें, उनसे लड़ाई झगड़ा करें, तो कुछ चीजें यहां पर है ना। तो यही चीज है, तो यहां पे यूथ के बारे में बताया गया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यूथ के व्यवहार के बारे में बताया गया है, वो कैसे हैं, क्या सोचते हैं। माई कंटेम्पलेशन आर ऑफ टाइम दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, है ना। और अब यहां पर देखिए कंटेम्पलेशन का मतलब मेडिटेशन होता है, जुड़ना होता है ना। ट्रांसफिगर्ड का मतलब कंप्लीटली चेंज इनटू समथिंग एल्स। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ओवरऑल समय ने क्या करा है, उनको सोचते आ रहे हैं वो समय के बारे में, और कहीं ना कहीं समय ने उनको क्या करा, बदल दिया, अगर वो समय पर ध्यान देते हैं तो ओवरऑल क्या है, यहां पे कहीं ना कहीं समय का बहुत बड़ा रोल है। समय को आप देखोगे पर्सोनिफाई किया गया है यहां पर। There is not a woman turns her face upon a broken tree, and yet the beauties that I loved are in memory, and spite in the face of time that has transfigured me. अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर there is not a woman turns her face upon a broken tree, है ना। अब जो टूटा हुआ ट्री है वहां पर क्या हो रहा है, अब ये ब्रोकन ट्री से हम क्या समझते हैं, ब्रोकन ट्री का मतलब क्या होता है, वही बूढ़े लोग ना, तो वो बूढ़े हो गए हैं, टूट चुके हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है, देयर इज नॉट अ वुमन टर्न सरफेस, तो उनकी तरफ कोई भी औरत जो है वो देख नहीं रही है क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। क्या मतलब है, एंड येट द ब्यूटीज दैट आई लव्ड, और यहां पर कहा जा रहा है कि जो ब्यूटीज हैं जिनको उन्होंने प्यार किया वो भी आज उनकी मेमोरी में है। आई स्पिट इनटू द फेस ऑफ टाइम दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, और मैं क्या करता हूं, मैं उस समय पे थूकता हूं जो क्या कर रहा है, मेरे को बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो पोएट है वो बहुत बुरी तरीके से गुस्से में है, उनके माइंड में ये चीज चल रही है कि क्यों ये चीजें हो रही हैं, कहाँ वो खूबसूरत चीजें थी, कहाँ और मैं आ गया इस एज में जहां की मैं कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो ओवरऑल हमने यहां पर क्या देखा, यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। Yeats' old age poem, The Lamentation of the Old Pensioner, depicts the terrible realities of the poet's old age. ना उस समय की जो भयावह स्थितियां थी उसको कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। कौन सी पोम, ये वाली, है ना। अब यहाँ पर लेमेंटेशन का मतलब क्या होता है, द पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, है ना, यानी एक तरह का क्या कहना चाहिए, रुदन, रोना या सॉरो। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एडवर्ब है, इक्वली प्रपोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए यूज होता है, जहां पे इक्वली हम चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है, यीट्स एक्सेप्ट्स द अनप्लेजेंट, है ना, लाइक यहां पे यीट्स क्या कर रहे हैं, कुछ अनप्लेजेंट जो बुरी चीज है उसको एक्सेप्ट करते हैं। द ट्रेजिक एंड अ कॉमन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ रियलिटी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे कि एनालिसिस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम पोम को और डिटेल में देखने वाले हैं, एक्सप्लेन तो हमने कर दिया। अब हम चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले लाइन में हमने देखा कि ब्रोकन ट्री को भी यूज किया गया,
है ना कहीं उन्होंने इस चीज को दर्शाया कि समय ने उनके अंदर परिवर्तन लाया। तो समय है क्या एक्चुअली, समय क्या करता है, चीजों को बदल देता है ना, समय के अंदर बहुत ताकत होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रियलिटी है उसमें ट्रेजिक ना, जो आप ध्यान दे सके तो ट्रेजिक कुछ ऐसी चीजें जो जिंदगी में घटित हो जाती है बड़ी बुरी होती हैं, अनप्लेजेंट है ना, और कॉमन चीजें हमारी लाइफ का पार्ट है ही, है ना, उनका इक्वल प्रपोर्शन हमारे यहाँ है। When the poet is in trouble, जब कभी पोएट जो है वो ट्रबल में थे, he takes shelter but it is only a broken tree, है ना। अब देखिए जब कभी पोएट ट्रबल में होते हैं तो वो क्या करते हैं, शेल्टर ले लेते हैं, बट इट इज ओनली अ ब्रोकन ट्री, लेकिन वो क्या है, यहां पर एक ब्रोकन ट्री है ना। तो यहां पर ब्रोकन ट्री का अपना खुद का एक महत्व है। बिफोर टाइम चेंज ही टॉक्ड ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, है ना। अब जैसे ही समय चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो बात करते हैं लव और पॉलिटिक्स की विथ हिज फ्रेंड्स, बट ही वॉज नेवर क्लोजर टू द वार्मथ ऑफ पावर, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति के ज्यादा करीब नहीं होते। He had been left far behind, कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे छूट गए। Some young people are excited to get power, कुछ यंग पीपल होते हैं जो लोग शक्ति को पाकर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। So they fight against the opponents, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने opponents के अगेंस्ट फाइट करते हैं। But poet thinks about time, तो कहीं ना कहीं पोएट क्या करता है, सोचता है किसके बारे में, टाइम के बारे में, जो क्या करता है उनको चेंज कर देता है कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से। नाउ इन हिज ओल्ड एज नो वुमेन, अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो क्या होता है, नो वुमेन टेक्स केयर ऑफ हिम, कोई भी वुमेन जो होती है वो उनके बारे में केयर नहीं करती। स्टिल रिमेंबर्स द ब्यूटीफुल वुमेन, और क्या करती है, लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है, कोई उनकी केयर नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल वुमेन्स उनको याद हैं। तो ओवरऑल यहां पर क्या है, हमने एनालाइज किया है कि जो पोम है कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रही है। नहीं, शक्ति की आपने अवधारणा सुनी होगी, युवा अवस्था में लोग शक्ति की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, कहीं ना कहीं उनका दिमाग उधमी चलता है, यार मैं ये भी कर लूं, दोस्त तू ये भी कर ले, है ना। जब इंडिपेंडेंस की बात हुई थी तब लोग इकट्ठा होकर लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर ओवरऑल यही बात की जा रही है कि उनके समय में जो जवानी का समय था वो अलग है, आज के लोगों का कुछ सीन ही अलग है ना। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंस रहे हैं, तो किसी को फंसा रहे हैं, तो दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं ना, बुरा कुछ हो रहा है तो उसको देख के उत्तेजित हो रहे हैं। तो ये चीजें जो है यहां पर देखने को मिलती हैं। He thinks that his enemy is time which has made him old, कहीं ना कहीं क्या है, उनका मानना यह है कि जो टाइम है वो क्या करता है, उनको शत्रुता करता है उनके साथ। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, तो वह टाइम जो है उनका शत्रु है। विच हैज मेड हिम ओल्ड, जिसने क्या करा, उनको ओल्ड बना दिया। ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर बाय स्पिटिंग इनटू द फेस ऑफ टाइम, और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं समय के ऊपर थूकते हैं। द पोम द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर प्रेजेंट्स द पोएट्स मेमोरी, कहीं ना कहीं ये जो पोम है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, ये पोम क्या है, ये पोएट की मेमोरी को बताती है ऑफ हिज यूथ, जब वह जवान थे, जवानी की याद है, which becomes more painful, जो बहुत ज्यादा दर्दनाक बन जाता है, when he looks at his present condition, जब वो अपनी आज की कंडीशन को वो देखते हैं और कंट्रास्ट करते हैं with his condition in the end of age, है ना। अब देखिए क्या होता है, हर एक आदमी अपने आप को कॉन्ट्रास्ट करता है। कभी कभी लोग एक दूसरे को देखते यार मैं ऐसा तो वो ऐसा क्यों, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ, वैसे क्यों दिखता है। वैसे उन्होंने एज को कंपेयर किया, क्या है वो, क्या एज थी और समय ने क्या करा, सब बर्बाद कर दिया। The poem is a revised version of Yeats's earlier poem। अगर हम यहां पर देखें तो हमको ज्ञात होगा कि यह जो पोम है कहीं ना कहीं रिवाइज्ड वर्जन है किसका, यीट्स की अर्लियर पोम का, जो है ओल्ड पेंशनर 1890। तो ये पॉइंट वापस से आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। द पोम इज नोटेबल, है ना, ये जो पोम है बहुत नोटेबल है। इट्स बिटर वर्ड्स ऑफ एन ओल्ड मैन, कहीं ना कहीं खट्टे स्वाद युक्त वर्ड जो यूज किए गए हैं। आई स्पिट इन द फेस ऑफ टाइम, मैं थूकता हूं किसके फेस पे, समय के।
दैट इज ट्रांसफिगर्ड में, जिसने मेरे को बदल दिया, एंड इट इज स्किलफुल ड्रामेटिक वेरिएशंस ऑफ द बेयर रिफ्रेन। यहां पर रिफ्रेन का यूज हुआ, हम रिफ्रेन को आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब देखिए, टाइम दैट इज ट्रांसफिगर्ड में जो बार बार आया है वो क्या कर रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्ट्रिप्ड येट इंट्रिकेट बिटरनेस ऑफ यीट्स लास्ट पोम, है ना कहीं जो पुरानी पोम्स लिखी है, कहीं ना कहीं उनको चीजों को वो कनेक्ट भी करते हैं, यहां पर कुछ खटास देखने को मिलती है उनकी। In this poem, poets likes to put himself in his earlier statement. वो क्या चाहते हैं, अपने आप को earlier statement, नहीं जो पुराने statements उसमें अपने को रखना चाह रहे हैं। He still loves to be liked by beautiful women. अब वो ये कह रहे हैं, ठीक है मान लिया कि मैं बिल्कुल अब ओल्ड एज हो चुकी है, कमर टूट रही है, वो युवा नहीं, वो शक्ति नहीं, तो क्या अर्थ, लेकिन आज भी औरतें जो हैं कहीं ना कहीं याद रखती हैं मेरे को, है ना। Although he is old now, he said and throws his anger at the time that has changed him, है ना, मेमोरी में तो है कि उन्होंने बहुत सारा प्यार मोहब्बत किया। The poet has made 3 shift in his subject matter, ना तीन शिफ्ट देखने को मिलती है, चेंजेस देखने को मिलता है सब्जेक्ट मैटर में, in 3 respective stanzas to show the comparison and contrast between his young and old age, है ना। उनके जो यंग और ओल्ड एज जो है उसके बीच में जो कंपैरिजन है वो देखने को मिलता है। The first stanza describes his favorable condition in politics and love. प्यार और जो लव है उसके बारे में यहां पर देखने को मिलता है हमें, कहां पे, जो पहला स्टेंजा है ना। द सेकेंड स्टेंजा जो है, अब दूसरा स्टेंजा क्या बताता है, हाउ द एंग्री यंग पीपल बिहेव टुडे। जो एंग्री यंग पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, आज कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड मैन्स यूथ, है ना, जो पुराना आदमी का जो यूथ है, जो जवानी है, उसको लेकर वो कैसे उसको वो कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट। तो कहीं ना कहीं देखिए, एंग्री यंग पीपल जो होते हैं हमारे, आप लोग जानते हैं, आज युवा लोग बोलते ना बाका जवान ना, गुस्सा, तो वो चीज यहां पे दिखाई। तो एंग्री यंग पीपल बिहेव टुडे इन कॉन्ट्रास्ट द ओल्ड मैन्स यूथ विच वाज लवली, है ना, कहीं अगर हम उनका यंग एज देखें तो वो कहीं ना कहीं लव, पॉलिटिक्स ना कुछ नॉर्मल थे, आज के यूथ बहुत अलग हैं। The last one shows his neglected condition and thus he throws all his anger at the time. और वो पूरी तरीके से अपना जो क्रोध है उसका संवेग फेंक रहे हैं कहां पे, समय की ओर, which is the main cause of all his loss, और वही कारण है उनके सारे लॉस का। A refrain that has transfigured me in this important part of this poem that is repeated especially at the end of each verse. और हर एक वर्ड्स में कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि ट्रांसफिगर्ड किया, ये जो वर्ड है, सेंटेंस है, दैट हैज ट्रांसफिगर्ड मी, ये रिफ्रेन है जो बार बार यूज हुआ है। Tone, attitude, or the point of view of the poet here in this poem is neither satisfied with his old age, nor has he accepted it quietly, but he is angry with his old age. अब यहां पर देखिए क्या है, क्या बात की जा रही है, जो टोन है, जो एटीट्यूड है ना, या जो पॉइंट ऑफ व्यू है पोएट का यहां पर इस पोम में, इज नीदर सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि वाला तो नहीं लग रहा कि वो अपने संतुष्ट हैं ओल्ड एज से, नॉर हैज ही एक्सेप्टेड इट क्वाइटली, और ना ही उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है, बट ही इज वेरी एंग्री विद द ओल्ड एज, ना कहीं वो अपने ओल्ड एज से बहुत ज्यादा क्या है, परेशान है। He knows that it is the time that has changed him completely, so he spits into the face of time. तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनको पता है, उनको ज्ञात है कि समय ने ही मेरे साथ बड़ा बुरा किया है, मेरे को बदल दिया है। अब हम यहां पर देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस को, यहां पर दिया है रिफ्रेन। अब देखिए रिफ्रेन क्या है, इज अ पोएटिक डिवाइस that uses repetition to place emphasis on set of words or an idea. अब जो रिफ्रेन होता है वो एक पोएटिक डिवाइस होता है, इसको यूज किया जाता है रिपीटेशन पे, टू प्लेस एम्फेसिस ऑन सेट ऑफ वर्ड्स और एन आइडिया ना। अब देखिए आपने देखा एक लाइन बार बार रिपीट हुई तो वही रिफ्रेन है। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि यूजेस रिपीटेशन, या फिर लगातार चीजों का रिपीटेशन होता रहता है। टू प्लेस एम्फेसिस ऑन सेट ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सेट ऑफ वर्ड्स उस पर बहुत फोकस किया जाता है, जैसे टाइम हो गया, और एन आइडिया विद इन अ पोम, जहां पे पूरी पोम का एक जर्नल आइडिया हमको मिल जाता है। रिफ्रेन्स अपीयर एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द पोम, है ना, अलग अलग इंटरवल्स के बाद, जैसे पिक्चर में इंटरवल आता है ना, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, है ना, तो बीच में एक इंटरवल आता है, तो हर एक इंटरवल पोम में होता है, वहां पर हमको देखने को मिलता है।
Refrain appear at regular intervals throughout a poem to create unique rhyme scheme, एक अलग सी rhyme scheme को लाने के लिए, and give the poem a particular rhyme, और कहीं ना कहीं poem को इससे क्या मिलता है, एक particular rhyme मिल जाती है। Example that has transfigured me is the important part of this poem that is repeated especially at the end of each verse, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। Personification, a poetic device where animals, plants or even animate objects are given human qualities। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं पोम्स में, कुछ कुछ चीजें जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होते, उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये एक बहुत फेमस पोएटिक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है हर एक पोम में। सो यहां पर हम देखते हैं कहां यूज हुआ, आई स्पिट इन द फेस ऑफ द टाइम, मैंने क्या करा, समय पर थूक दिया। तो ये कहीं ना कहीं अब आप समय पे थूक थोड़ी सकते हो, या कोई वस्तु हो या कोई चीज हो तो कहीं ना कहीं उसको जीवन देते हो या उसको कुछ ऐसा माना है उन्होंने, तो यहां पर वो उस पर ये कर रहे हैं। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है हमारा वो ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरीज हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन पार्ट में यहां पर हमने एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताया है, हर एक चीज डिटेल में कवर हो गई है। और एक बात और, यहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।